तो टुडे विल वेरी फर्स्ट टॉक अबाउट बैड डेट्स, है ना, कि बैड डेट्स क्या होता है। सपोज ये बिजनेस है, फर्म या बिजनेस कुछ भी कह सकते हो, मैंने बिजनेस लिख दिया, फर्म लिख दिया। बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस का एक कस्टमर था, ठीक है। बिजनेस ने क्या किया, फर्म ने अपने कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट। If business sold goods to its customer on credit for ₹50,000, अगर बिजनेस हमने कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट पे कितने का, 50,000 का, तो इसका मतलब सर बिजनेस के पॉइंट से कस्टमर क्या बन गया, ये कस्टमर बन गया डेटर, है ना। डेटर मींस क्या होता है, द पर्सन फ्रॉम होम बिजनेस हैज टू रिसीव, यू नो इट वेरी वेल। जिनसे बिजनेस ने क्या करना, रिसीव करना, उनको हम क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। अगर बिजनेस ने कस्टमर को गुड्स सोल्ड किया, इसका मतलब बिजनेस हमने कस्टमर से फ्यूचर में पैसा रिसीव करेगा। जब तक बिजनेस को कस्टमर से पैसा नहीं मिल जाता तब तक वो बिजनेस के लिए क्या बना रहेगा, डेटर बना रहेगा। होपफुली क्लियर है। तो बिजनेस सोल्ड गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000, तो दिस कस्टमर बिकम डेटर फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ये डेटर फ्यूचर में पेमेंट करने से इनकार कर देता है, पैसा लेके भाग जाता है, ठीक है, अगर ये डेटर पेमेंट करने से इनकार करता है, पैसा लेके भाग जाता है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बैड डेट। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बैड डेट्स। अगर हम डेटर से पैसा रिलाइज नहीं कर सकते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कह देते हैं बैड डेट्स। आपको याद रखना है, बैड डेट्स। नाउ प्लीज सी, व्हेन बिजनेस सोल्ड गुड्स टू कस्टमर, तो पहले हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, सर देखो जब बिजनेस ने गुड्स सोल्ड किया तो बिजनेस क्या एक सेल्स अकाउंट अफेक्टेड हुआ, और दूसरा हमने क्योंकि गुड्स सोल्ड किया तो हमको कस्टमर को याद रखना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर कर दिया कस्टमर पर्सनल अकाउंट। कस्टमर का नाम दिया तो नाम लिख लेते हैं, नाम नहीं दिया तो हमने कस्टमर पर्सनल लिख दिया, ठीक है। तो टू अकाउंट्स आर बीइंग अफेक्टेड। पहला सेल्स, यू नोट दैट सेल्स इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड कस्टमर क्योंकि कस्टमर नाम है, दिस इट इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अगर नॉमिनल को देखें तो सेल्स बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है ना, सोर्स ऑफ इनकम। सामान बेचेंगे तभी पैसा आएगा, तो नॉमिनल के रूल्स हम क्या करेंगे, सेल्स को कर देंगे क्रेडिट। और कस्टमर पर्सनल अकाउंट है, अगर मैं गुड्स सोल्ड किया तो कस्टमर क्या गुड्स को रिसीव कर रहा होगा, तो एज पर द रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर, हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारी पहली एंट्री, जब बिजनेस से गुड्स सोल्ड किया कस्टमर को, तो एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री बन जाएगी कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कॉस्टिंग फॉर ₹50,000। जब बिजनेस ने गुड्स कस्टमर को सोल्ड किया तो हमारी एंट्री बन गई कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट टू सेल्स फॉर ₹50,000। मतलब कस्टमर क्या बन गया बिजनेस में, कस्टमर बन गया डेटर, स्टार्ट टू शो द डेबिट बैलेंस, क्या बन गया, डेटर बन गया। अब जब फ्यूचर में पैसा लेके भाग जाता है, जब पैसा लेके भागे तो पूरा का हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, पूरा पूरा क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया, है ना। तो अगर पूरा अमाउंट बैड डेट्स हो गया, ध्यान से देखिएगा, अगर पूरा अमाउंट बैड डेट हो गया तो जब पैसा, सेकंड ट्रांजेक्शन, नथिंग कैन बी रिलाइज फ्रॉम द कस्टमर सिंस द कस्टमर इज नॉट ट्रेसेबल। कस्टमर दिख नहीं रहा है, भाग गया पैसा लेके, हम उससे कुछ रिलाइज कर सकते नहीं है, तो उस टाइम कोई एंट्री बनेगी, बिल्कुल सर एंट्री बनेगी। क्या होगा, जब कस्टमर से पूरा पैसा रुक गया तो एक तो कस्टमर पर्सन नाम का डेटर खत्म हो जाएगा, और दूसरा एक लॉस राइज करेगा, उसका नाम हमने क्या रख दिया, बैड डेट्स रख दिया। जो लॉस उसका नाम क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया, ठीक है। सिंस बैड डेट्स इज लॉस, आपका बैड डेट्स का लॉस, इसलिए आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कस्टमर नाम का असेट खत्म हो गया, असेट घटता क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, आपकी एंट्री बन जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट बाय अमाउंट ऑफ 50,000। ठीक है। अगर बैड डेट्स हो गए तो आपने बड़े आराम से एंट्री पास कर ली, क्या, कस्टमर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब तुम जरा ध्यान से अपनी फर्स्ट और सेकंड एंट्री को देखोगे तो फर्स्ट एंट्री में कस्टमर आपका क्या था, डेबिट था, सेकंड एंट्री में कस्टमर का होगा, क्रेडिट हो गया। और तुम जानते हो कि अकाउंट्स में अगर कोई अकाउंट जिस फिगर से डेबिट होता है उसी फिगर से क्रेडिट हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, निल हो जाता है। तो जैसे मैंने एंट्री बात की, मेरी कस्टमर से रिलेशन खत्म हो गया, क्योंकि कस्टमर पैसा लेके भाग चुके तो रिलेशन खत्म हो गया, और हमको लॉस अराइज कर गया किस नाम का, बैड डेट्स नाम का, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ये हो गई दैट इज रिलेटेड टू बैड डेट्स। होपफुली इस कंडीशन में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। Several time it is also possible कि
कस्टमर जिसको मैंने गुड्स उधार पे बेचा वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब कहोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसॉल्वेंट? तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन वहाँ जहाँ पे जो हमारा कस्टमर है ना उसके जो असेट्स हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है और उसकी लायबिलिटीज की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। सर मेरे पास अगर 1 लाख रुपए का असेट है और 1 लाख रुपए की लायबिलिटी है तो मैं सॉल्वेंट कहलाऊंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग अगर मेरे पास 1 लाख रुपए के असेट है और 1 लाख रुपए की लायबिलिटी तो मैं सॉल्वेंट हूँ। सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि मुझे अगर 1 लाख रुपए की लायबिलिटीज का पेमेंट करना तो मैं 1 लाख के असेट को बेचूंगा, पैसा आएगा और उस 1 लाख से क्या करूँगा, अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर दूंगा। तो जब बिजनेस के जो असेट्स हैं वो उसकी लायबिलिटीज के बराबर होते हैं तो बिजनेस क्या सॉल्वेंट है, वो आराम से क्या कर सकता है, अपनी आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे ये वाली कंडीशन बनती है और ऐसी कंडीशन में कस्टमर इज नॉट इन इंडिविजुअल इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे ऑफ हिज डेब्ट। ठीक है, कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे इंसॉल्वेंट क्या होता है, इंसॉल्वेंट इज अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल इज नॉट in a position to pay off his debt। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे इंडिविजुअल इस पोजीशन में नहीं होता जो अपने डेब्ट को क्या कर पाए, पे ऑफ कर पाए, अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर पाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर इंडिविजुअल इस पोजीशन नहीं अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर पाए, सपोज करो फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई इंडिविजुअल है जिसके पास असेट है मान लो 10,000 रुपीज का, ठीक है, मान लो 10,000 ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है, 4,000 रुपीज का असेट है और उसकी लायबिलिटीज कितनी है, उसकी लायबिलिटीज है 10,000 रुपीज की। कोई भी इंडिविजुअल, यहाँ पे कस्टमर की एग्जांपल बात करें तो कस्टमर को देख लो, अगर उसका असेट कितने का है, 4,000 रुपीज का है और लायबिलिटीज कितने की है, 10,000 रुपीज की है, तो क्या यहाँ पे ये जो कस्टमर इंडिविजुअल है ये अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकता है? नहीं सर, ये अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट बिल्कुल भी कर सकता नहीं है ना, क्योंकि जब असेट को बेचेगा तो 40,000 रुपया आएगा, उसको पेमेंट कितना करना लायबिलिटीज का, 10,000 रुपया, ये पेमेंट कर पाएगा नहीं। तो ये खुद को क्या डिक्लेयर कर देगा, ये खुद को कोर्ट के माध्यम से डिक्लेयर कर देगा इंसॉल्वेंट। जैसे ये खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता ना, तो कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट आदेश जारी करता है कि क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गया है, इसके पास असेट कम है, लायबिलिटीज बहुत ज्यादा अमाउंट की है, ये पूरा पेमेंट कर सकता नहीं है, इसलिए इसके असेट को बेचो और इसको असेट को बेच के जो पैसा रियलाइज हो रहा है उसी पैसे से क्या करो, लायबिलिटीज को सेटल कर दो। तो मान लो इस इंडिविजुअल ने लोन लिया था कितने का, 10,000 का, लायबिलिटी से 10,000 की, जबकि असेट 4,000 का, 4,000 का असेट बिक कर जब 10,000 का पेमेंट करेगा, ठीक है, तो ध्यान से देखो ये 4,000 का पेमेंट कर रहा है, 10,000 की लायबिलिटीज को, कितना पेमेंट नहीं कर रहा है, 6,000 का। तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका 6,000 पर डूब गया वो क्या है, वो बैड डेब्ट्स है। कितना पे कर रहा है, कैश 4,000 पे कर रहा है, और बिजनेस में एक कस्टमर नाम का असेट कितना घट जाएगा, एक कस्टमर नाम का असेट घट जाएगा सर 10,000 से। होपफुली क्लियर है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारा बिजनेस का पूरा पैसा नहीं डूबता है, उस पैसे का एक पोर्शन डूबता है। जैसे इस एग्जांपल में हो रहा है कि हमारा टोटल हमने उधार दिया था कितने, 10,000 का, लेकिन हमारा कितना पैसा डूबा, हमारा सिर्फ 6,000 रुपये डूब गया, 4,000 का हमको वापस मिल गया। तो जो पैसा डूब गया हम उसी को क्या कहेंगे, जितना पैसा हमारा डूबता है हम उसी को बैड डेब्ट्स कहेंगे। बाकी जो कैश में रियलाइज होता है उसका ट्रीटमेंट कैश के थ्रू कर सकते हैं। हमको क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा, ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स। ओके, इफ द सेकंड कंडीशन इज क्लियर, तो उस कंडीशन में बिजनेस क्या एंट्री पास करेगा, फर्म क्या एंट्री पास करेगा। फर्म में 4,000 कैश आ रहा है, ठीक है, बैड डेब्ट्स भी हो रहा है और कस्टमर नाम का असेट खत्म हो जा रहा है। मैं सीपी से रिप्रेजेंट कर दिया कस्टमर पर्सनल अकाउंट को। सर यू नो दैट कैश इज अ रियल अकाउंट, बैड डेब्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड कस्टमर इज अ पर्सनल अकाउंट। कैश कितना आ रहा है, 4,000 कैश आता है, क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बैड डेब्ट्स नॉमिनल अकाउंट, लॉस से पैसे डूब गया, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमको तो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस में बैड डेब्ट्स के लॉस है इसलिए डेबिट कर देंगे। और सर कस्टमर नाम का असेट खत्म हो रहा है, असेट घटता है, क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, उसको क्रेडिट कर दोगे। आप बड़े आराम से अपनी एंट्री पास कर सकते हो। इस सेकंड कंडीशन के केस में, बैड डेब्ट्स के सेकंड कंडीशन केस में एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। कितना कैश आया, 4,000, बैड डेब्ट 6,000, कस्टमर नाम का असेट खत्म होगा हमारा कितने से, 10,000 रुपीज से। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन। प्लीज आप ये एंट्री जल्दी से पास कर लीजिए, तो मैं आपको आगे डिस्कस करना शुरू करता हूँ। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी हो जाता है, जैसे अब बिजनेस के यहाँ पे कितना पैसा डूबा था, 6,000 रुपये डूब गया था।
तो कई बार कस्टमर जो पैसा डुबो देता है ना, फ्यूचर में जाके इनकी कंडीशन, कस्टमर की कंडीशन बहुत अच्छी हो गई, इसने बहुत पैसे कमा लिए, तो हो सकता है अगर इसकी कंडीशन अच्छी हो गई, ईमानदार आदमी था, बहुत पैसे कमा लिए, तो हो सकता है जो पैसा मेरा डूबा था ये मुझे क्या करे, वापस कर दे बिजनेस का। तो जब बिजनेस का डूबा हुआ पैसा, जो खत्म हो चुका था, पैसा डूब चुका था, अगर वो बिजनेस को वापस मिल जाता है तो उसके लिए वर्ड एक यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर। उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर। जब भी बिजनेस का डूबा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि कोई कस्टमर था जो हमारा पैसा लेके भाग गया, उसकी कंडीशन खराब थी, पेमेंट नहीं कर पाया, फ्यूचर में उसकी कंडीशन बहुत अच्छी होती है, वो फिर से पैसा कमा के अमीर बन जाता है, तो हो सकता है वो मेरा डूबा पैसा मुझे दे दे। हम उसको देने के लिए पेमेंट करने के बाउंड नहीं कर सकते, लेकिन ये उसकी मर्जी, अगर वो मेरा पेमेंट करना चाहे तो पेमेंट कर दे, ठीक है। जैसे विजय माल्या आज की डेट में पैसा लेके बहुत लोग भागे हुए हैं, ठीक है, कई लोग का पेमेंट तो कर दिया गया, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज को बेच के। अभी कई लोग को बाकी पेमेंट, सारा श्री के साथ भी ऐसा ही है, सारा श्री जेल में आज की डेट में, सारा श्री जेल में है और वो पैसा लेके भागे हुए हैं। लेकिन आने वाला टाइम अगर इनकी कंडीशन बड़ी अच्छी हो जाती है, इनके पास ढेर सारा फिर से पैसा हो जाता है, फिर से अरबपति खरबपति हो जाते हैं, तो हो सकता है इन्होंने जिनका पैसा उधार लिया था उनका पैसा उनको वापस कर दें। माइट बी पॉसिबल, पॉसिबिलिटीज आर देयर। बैंक का लोन लेके भागे, लेकिन बैंक इनको बाउंड नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ ये चाहे तो फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। तो जब बिजनेस का डूबा हुआ पैसा बिजनेस को वापस मिल जाता है ना, जब भी बिजनेस का डूबा हुआ पैसा बिजनेस को वापस मिल जाता है, तो दैट इज नॉट व्हाट बैड डेट्स रिकवर। तो एक भी और सोचो, बिजनेस को डूबा हुआ पैसा मिल रहा है तो बैड डेट्स रिकवर अकाउंट ओपन करते हैं। ये बैड डेट्स रिकवर बिजनेस का फायदा का नुकसान है? सर ऑब्वियसली बात है, डूबा हुआ पैसा मिल गया तो बिजनेस का फायदा है, तो एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट उसको हम करेंगे क्रेडिट। और डूबा हुआ पैसा हमको हमेशा कैश फॉर्म में मिलेगा, कैश बिजनेस में आता है, दूसरा अकाउंट कैश असेट होता है, दैट इज द रियल अकाउंट, कैश आएगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मतलब अगर कभी बैड डेट्स रिकवर हो गया तो आप आराम से एंट्री पास करते हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, है ना। आपने बैड डेट्स रिकवर को अंडरस्टैंड कर लिया। बैड डेट्स रिकवर का मतलब क्या है, सर द अमाउंट जो विच वाज प्रीवियसली डिक्लेयर्ड एज बैड इज बीइंग रिकवर फ्रॉम द डेटर, देन वी यूज द वर्ड बैड डेट्स रिकवर। अगर बैड डेट्स रिकवर हुआ तो बिजनेस का फायदा है, नॉमिनल रूल्स उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और रिकवरी कैश में होती है या बैंक के थ्रू होती है, तो हम क्या करेंगे, कैश या बैंक को कर देंगे डेबिट। तो दिस इज एंट्री फॉर बैड डेट्स रिकवर। होपफुली दिस इज क्लियर। देखो मैंने ये दो ट्रांजेक्शन लिखे हैं, बिजनेस सोल्ड गुड्स टू राम फॉर रुपीज 20,000, पहला ट्रांजेक्शन। दूसरा 15 तारीख को क्या पता चलता बिजनेस को, दैट राम बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कैन बी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। राम इंसॉल्वेंट हो गए और कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर हमको बोलता है कि इन दोनों ट्रांजेक्शन की आपको रिकॉर्डिंग करनी है, मतलब एंट्रीज पास करनी है, तो कैन यू पास द एंट्री? ऑफ कोर्स यस, वी कैन इजीली पास द एंट्री। लो सी प्लीज, व्हेन बिजनेस सोल्ड गुड्स टू राम फॉर रुपीज 20,000, जब बिजनेस राम को गुड्स सोल्ड किया क्रेडिट बेसिस पे, सर ये कैश ट्रांजेक्शन की क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमने गुड्स सोल्ड किया किसको, राम को। क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन में राम का नाम भी दिया था और कैश की बात कहीं की हुई नहीं है, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में हमने गुड्स किसको सोल्ड, हमने मतलब बिजनेस ने गुड्स किसको सोल्ड किया, राम को सोल्ड किया, मतलब पार्टी का नाम दिया था जिसको ने गुड्स सोल्ड किया, और कैश की कहीं बात की हुई नहीं थी। दिस वाज रीजन दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन होता है और कैश की बात नहीं की होती, तो हमारा क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। बस यही पार्टी का नाम मेंशन ना होता तो बोलता बिजनेस सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 20,000, तो राम ना देखा अगर लिखा होता क्या, बिजनेस सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 20,000। तो यहाँ पे वो कहते हैं सर पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, मतलब उन्होंने गुड्स बेचा, उन्हें पार्टी को याद नहीं रखा। अगर उन्हें पार्टी को याद नहीं रखा, इट मीन्स दिस इज अ कैश ट्रांजेक्शन। हमने गुड्स बेचा और पार्टी को याद नहीं रखा, मतलब मैंने उससे कैश रिसीव कर लिया, तभी तो उसको याद नहीं रखा, तो हमारा क्या हो जाता, कैश ट्रांजेक्शन हो जाता है। लेकिन इस ट्रांजेक्शन को क्योंकि पार्टी का नाम मेंशन और कैश की बात कहीं की हुई नहीं है, दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो इन दिस ट्रांजेक्शन सर विच टू अकाउंट्स आर बीइंग अफेक्टेड, पहला तो एक राम, क्योंकि राम को उधार में बेचा, हमको राम को याद रखना पड़ेगा। दूसरा सेल्स अकाउंट में अफेक्टेड हो गया। अब तुमको पता है कि राम इज अ पर्सनल अकाउंट एंड सेल इज अ नॉमिनल अकाउंट। सेल्स बिजनेस का फायदा है, क्रेडिट और इनकम से गेन के रूप से क्रेडिट कर देंगे। राम पर्सनल अकाउंट है, मैंने गुड्स बेचा तो राम रिसीव कर रहे होंगे, एंड एज पर द रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर, हम राम को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और गुड्स सोल्ड करने की एंट्री बड़े आराम से आपने एंट्री पास कर ली, दैट इज व्हाट, दैट इज राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना गुड्स बेचा, 20,000 का, तो मैंने यहाँ कर लिया 20,000। होपफुली नो इश्यूज देयर। कोई बिजनेस सोल्ड गुड्स टू राम, तो आपने बड़े आराम से एंट्री पास कर ली, राम डेबिट टू सेल्स बाय द अमाउंट ऑफ 20,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट बोल रहा है दैट राम बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट।
यहाँ पे सर इंसॉल्वेंट का मतलब तुम जान चुके हो, मैंने उनको थोड़ी देर पहले समझाया है। व्हेन पर्सन इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे ऑफ हिज डेब्ट, उसको क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं। मैंने कहा मान लो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इंडिविजुअल का असेट, यहाँ पे राम की बात कर लेता हूँ, तो राम का असेट कम हो गया राम की लायबिलिटीज से, है ना। यही कंडीशन किस चीज की है, इंसॉल्वेंसी की। उसके असेट की वैल्यू कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, वो पेमेंट कर सकता नहीं है। और आगे क्या बोला है सर, आगे बोला दैट नथिंग कैन बी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। स्टेट का मतलब उसके असेट से है, ठीक है, कि राम जब इंसॉल्वेंट हो गया तो हम उसके असेट को बेच के लायबिलिटीज को पे करेंगे। लेकिन बोला नथिंग कैन बी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट, मतलब उससे असेट को बेच के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अभी कुछ मिलने वाला नहीं तो लायबिलिटी तो पेमेंट कर पाओगे क्या, लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पाओगे। वही बोला दैट राम बिकम इंसॉल्वेंट, और उससे कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है, मतलब राम अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर सकते नहीं है। मतलब बिजनेस को राम से अब 20 में से 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। इस 20,000 में से राम को 1 रुपया मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो नाउ थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस राम को 20,000 का सामान उधार में बेचा और राम से अब बिजनेस को कुछ मिलने वाला नहीं है, तो जो पैसा हमारा डूब गया बिजनेस का, दैट इज नॉट बैड डेट्स। तो एक तो बैड डेट्स अकाउंट अफेक्टेड हो गया, दूसरा बिजनेस में राम नाम का असेट खत्म हो गया, इसलिए राम को भी अफेक्ट करा है। तो जब सेकेंड एंट्री, जब राम से कुछ पैसा मिलने वाला नहीं था, तो बिजनेस में 2 अकाउंट्स आर बीइंग अफेक्टेड, दैट इज बैड डेट्स एंड राम। बैड डेट्स आपका नॉमिनल अकाउंट है, राम आपका पर्सनल अकाउंट है। बैड डेट्स नॉमिनल अकाउंट के रूल से क्या करोगे, डेबिट, लॉस है इसलिए डेबिट कर देंगे। राम सर जब गुड्स हमने सोल्ड किया तो राम बिकम व्हाट, राम बिकम डेटर। राम एक असेट बनने के नाम से, डेटर के नाम से। राम से कुछ मिलने वाला नहीं है तो राम नाम का असेट समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब असेट घटता तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, तो राम को कर देंगे क्या करते हैं। यहाँ तुम देख रहे हो बैड डेट्स डेबिट हो करके राम बचे, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे, और आप बड़े आराम से अपनी एंट्री पास कर सकते हो। दैट इज व्हाट, दैट इज बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम बाय द अमाउंट ऑफ 20,000। मैंने बैड डेट्स का डेबिट कर दिया, राम को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कितने से, 20,000 रुपीज से। होपफुली क्लियर है, नो इश्यूज आर देयर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आफ्टर दिस इस एंट्री को पास करने के बाद, ठीक है, होपफुली आपको सेकंड ट्रांजेक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो अब देखो मैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन और यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐड करता हूँ एक ट्रांजेक्शन और। व्हाट इज दैट सर, अब कुछ दिन बाद राम का समय ठीक हो जाता है, 10 दिन बाद, 15 तारीख को पैसा डूबा था, 25 तारीख को, है ना, राम की कंडीशन ठीक हो गई, ठीक है, और राम क्या करते हैं, राम से पूरा पैसा बिजनेस को मिल जाता है, ठीक है। मान लो पूरा पैसा मिलता 10,000 मिल जाता है, तो हम वहां क्या कर रहे हैं, बैड डेट्स रिकवर फ्रॉम राम ₹10,000। मान लो 25 तारीख को क्या होता है, जो पैसा डूबा, जब पैसा डूबा देखो मैंने राम को डेबिट किया था, राम को क्रेडिट, राम से रिलेशन खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि जब गुड्स सोल्ड किया था राम को मैंने डेबिट किया था, जब पैसा डूब गया मैंने राम को कर दिया क्रेडिट 20,000 से, राम से रिलेशन खत्म हो गया। और हमारे यहाँ बैड डेट्स नाम का एक लॉस रहते हो कितने से, 20,000 रुपीज से। हमको आगे बोल रहा है बैड डेट्स रिकवर फ्रॉम राम ₹10,000। 25 तारीख को बिजनेस को राम से पैसे की रिकवरी होती है, कितने पैसे रिकवरी होती है, 10,000 रुपीज की रिकवरी होती है। जब बिजनेस को डूबा हुआ पैसा मिलता है तो एक तो अकाउंट ओपन कौन सा करते हैं, बैड डेट्स रिकवर, एक अकाउंट तो ओपन करते हैं। दूसरा कैश आ रहा है कि जा रहा है, अगर बैड डेट्स की रिकवरी हो तो बिजनेस में कैश आ रहा है, इससे दूसरे अकाउंट कैश अफेक्टेड हो गया। नो बैड डेट्स आपका नॉमिनल अकाउंट है, डूबा हुआ पैसा मिल रहा मतलब बिजनेस का क्या है, फायदा है, इसलिए उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कैश रियल अकाउंट है, पैसा आ रहा है, रूल क्या कहते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन रूल्स, उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और बड़े आराम से अपनी 25 तारीख एंट्री पास करते हैं। दैट इज व्हाट, इफ यू वांट टू पास द एंट्री फॉर 25th, तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। कितनी रिकवरी होगी आपकी, 10,000 रुपीज की, तो मैंने 10,000 कर दिया, ठीक है। अब आप में से कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी कि सर पैसा तो रिकवर हुआ राम से, तो व्हाई यू आर नॉट अफेक्टिंग राम इंस्टेड ऑफ ओपनिंग कैश अकाउंट, व्हाई यू आर नॉट अफेक्टिंग राम। द रीजन बीइंग दैट अगर मैंने यहाँ पर राम को अफेक्ट कर दिया, मैं राम को क्रेडिट कर देता ना, मान लो बैड डेट्स रिकवरी की जगह अगर मैं राम को क्रेडिट कर देता तो एक प्रॉब्लम क्या हो जाती, राम डेबिट राम क्रेडिट इफेक्ट निल, इस एंट्री में राम क्रेडिट बैलेंस शो करने लग जाता, मतलब बिजनेस के लिए राम क्या बन जाती, लायबिलिटी, मतलब बिजनेस फ्यूचर में क्या करता, राम को पेमेंट करता, जो कि पॉसिबल नहीं था। कौन था,
है ना, समवन इज ज्वाइनिंग लेट, वेरी लेट, है ना, प्लीज ज्वाइन द क्लासेस ऑन टाइम, है ना, एंड डोंट बी लेट। ठीक है, तो अब ध्यान देखो, अगर मैंने बैड डेट्स रिकवर की जगह राम को क्रेडिट कर दिया तो प्रॉब्लम क्या राइज करती कि राम स्टार्ट टू शो द क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे डेबिट 20,000 से, यहाँ पे 20,000 से क्रेडिट इफेक्ट हो गया, नहीं हो गया। अगर मैं यहाँ पर राम को क्रेडिट कर देता 20,000 रुपीज से, तो राम स्टार्ट टू शो द क्रेडिट बैलेंस, बन जाती बिजनेस की लायबिलिटी। मतलब फ्यूचर में बिजनेस क्या करता, तो बिजनेस राम को पेमेंट कर रहा होता, जो कि पॉसिबल नहीं है। राम से रिकवरी 10,000 की, जो बिजनेस होने पास रखेगा, फ्यूचर राम को पेमेंट करने वाला नहीं है। होपफुली क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नो इश्यूज आर देयर? अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता हूँ, आपको अगर ये एंट्री समझ आ गई तो इसको जरूर से लिख लो, ठीक है, और एनसीईआरटी को जरूर से सॉल्व करना ये कंडीशंस। मैं इसमें थोड़ा चेंज क्या करता हूँ, आई एम वाइपिंग दीज टू एंट्रीज। जैसे इस कंडीशन में देखो, मैं ट्रांजेक्शन को चेंज क्या कर रहा हूँ, पहले ट्रांजेक्शन बिजनेस सोल्ड गुड्स टू राम फॉर 20,000, ठीक है। सेकंड ट्रांजेक्शन राम बिकम इंसॉल्वेंट, और आगे क्या बोल रहा है, एंड 40 पैसा इन a rupee is received from his estate and 40 पैसा इन रुपीज रिसीव फ्रॉम हिज estate। तो बिजनेस सोल्ड गुड्स राम फॉर 20,000, और 15 तारीख को पता चलता है डेट व्हाट राम बिकम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसा इन रुपीज रिसीव फ्रॉम हिज estate। आपको तकलीफ इस लाइन की, सर इस लाइन का मतलब कि नई लाइन आ गई, ठीक है। 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है कि नहीं? 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। अगर बोल रहा है कि 40 पैसा इन रुपीज रिसीव फ्रॉम स्टेट, इसका मतलब क्या है कि सर राम के असेट्स ही राम की लायबिलिटीज, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि राम के असेट को बेच के 40 पैसा अगर आता है तो हम उससे 100 पैसे की लायबिलिटी या 1 रुपए की लायबिलिटी को सेटल कर देंगे। 100 पैसा या 1 रुपए की लायबिलिटी को सेटल करेंगे। वो डिसाइड करता है, हमेशा उनको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो 40 पैसे मतलब असेट को बेच के 40 पैसा आ रहा है, और उस 40 पैसा का 1 रुपए की लायबिलिटी को सेटल करेंगे। बेटा तुम ध्यान से देखो, अगर 1 रुपए की लायबिलिटी को हम 40 पैसा पेमेंट कर रहे हैं, 1 रुपए की लायबिलिटी को हम 40 पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तो कितना नुकसान हो रहा होगा सर? जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं उसको 60 पैसा का नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि 1 रुपए कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है, ठीक है ना? मेरी बात समझ आ रही है? तो वही बोल रहा है कि 40 पैसा रुपीज रिसीव फ्रॉम स्टेट, मतलब सर राम ने जिससे 1 रुपए को उधार लिया था उसको कितना पैसा दे रहा है, 40 पैसा पे कर रहा है, बाकी 60 पैसा क्या हो गया, डूब गया। तो अगर राम 1 रुपए में 40 पैसा का पेमेंट कर रहा है, तो उसने बिजनेस से कितने को उधार लिया था, 20,000 का, क्योंकि हमने उसको 20,000 का सामान बेचा तो 20,000 का उसका हमसे उधार लिया था। तो राम अगर 1 रुपए जिससे उसने उधार लिया तो उसको कितना पेमेंट कर रहा है, 40 पैसा पे कर रहा है। तो जिसने उससे 20,000 को उधार लिया तो उसको कितना पेमेंट करेगा, हम बड़े आराम से ट्रायनोमियल मल्टीप्लिकेशन करके इसको फाइंड कर सकते हैं। विल गो फॉर द ट्रायनोमियल मल्टीप्लिकेशन। ये आपने क्लास 8 में सीखा हुआ है, कैसे करोगे, 20,000 इंटू 40 पैसा, ये पॉइंट है, 40 पैसा अपॉन 1। अब सर सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि यहाँ से पॉइंट हटा दो, और क्योंकि 2 फिगर का पॉइंट था तो नीचे हम 2 जीरो लगा देंगे। आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा, 8,000। तो मतलब इसका क्या है कि जिस राम ने जिससे 20,000 को उधार लिया था उसको कितना पे कर रहा है, 8,000 पे कर रहा है। अगर 8,000 पे कर रहा है तो कितना पे नहीं कर रहा है, 12,000। तो थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस राम को उधार दिया था कितने का, 20,000 का, 8,000 रुपये कैश पे मिल जा रहा है बिजनेस को, और कितना दिन में मिल रहा है, 12,000। तो दिस 12,000 इज व्हाट, दिस 12,000 इज बैड डेट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो in this transaction how many accounts are being affected? In this transaction 3 accounts being affected, that is cash, bad debts and राम नाम का asset, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और आप चाहो तो जैसे 40 पैसा रुपये दिया मतलब 40% समझ लो, हमेशा 60 पैसा रुपये मतलब 60% समझ लो, ठीक है। तो 40 पैसा रुपये में 40 पैसा वो पे कर रहा है, तो 20,000 का 40% फाइन कर लो, 40/100, बात वही होगी। ये देखो कितना आ जाएगा, 8,000 दिया आएगा, है ना। मतलब राम ने जिससे 20,000 को उधार लिया तो उसको कितना पे कर रहा है, 8,000 पे कर रहा है, कितना नहीं पे कर रहा, 12,000 नहीं पे कर रहा। आप बड़ा आराम से कर सकते हो। बिजनेस के पॉइंट से बैड डेट लॉस है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे।
कैश आ रहा है, इसलिए हम कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और राम नाम का असेट खत्म, इसलिए नाम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितना लॉस हुआ बैड डेट्स नाम का सर, 8,000 रुपीज का लॉस, सॉरी 12,000 रुपीज का लॉस हुआ बैड डेट्स नाम का। कैश कितना है 8,000, और राम नाम का असेट कितना खत्म हो गया, 20,000 से राम नाम का असेट खत्म हो गया, हमने एंट्री पास कर ली। तो आपने बैड डेट से रिलेटेड दोनों ट्रीटमेंट को सीख लिया, जब पूरा का पूरा पैसा डूब जाता है और जब पार्शियल पैसा डूबता है बिजनेस को पार्शियल पैसा मिल जाता है। और तो और आप यहाँ देखिएगा इस ट्रांजेक्शन में, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में 2 से ज्यादा अकाउंट अफेक्टेड हुए, कितने अकाउंट अफेक्टेड हुए, 3 अकाउंट, 1 2 और 3, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में 3 अकाउंट्स भी अफेक्टेड, दिस रीजन इस एंट्री को क्या कह देंगे, प्लीज लेट मी नो फास्ट इन द चैट बॉक्स, जल्दी से मुझे बताइए इस एंट्री को क्या कहेंगे। Several time owner withdraw money from the business for his personal use, and you know it very well that when owner withdraw money from the business for his personal use, so that is known as what, that is known as drawing। जब कभी बिजनेस से ओनर क्या करता है, अपने व्यक्तिगत कारणों के लिए पैसे विड्रॉ करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ड्राइंग, है ना। तो जब बिजनेस में ड्राइंग होती है, सपोज ट्रांजेक्शन दिया है डेट ओनर विड्रॉ, है ना, विड्रॉ ₹20,000 फॉर पर्सनल यूज, ओनर विड्रॉ ₹20,000 फॉर पर्सनल यूज। हमको ये ट्रांजेक्शन दिया हुआ है कि ओनर ने क्या किया, ओनर ने ₹20,000 विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए। अगर ओनर ने ₹20,000 विड्रॉ किया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, ठीक है। यू नो इट वेरी वेल कि जब व्हेन ओनर विड्रॉ मनी, तो दैट इज नोन एज ड्राइंग फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक तो ड्राइंग अकाउंट अफेक्टेड हो गया, दूसरा अगर ओनर बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर रहा है तो कैसे करेगा, कैश में करेगा, मतलब बिजनेस से कैश जाएगा। आपको सब चीजों को बिजनेस के पॉइंट से सोचना है। ओनर ने पैसा विड्रॉ किया पर्सनल के, उसको ड्राइंग कहेंगे। दूसरा वो पैसे कैश विड्रॉ करेगा तो बिजनेस से कैश जाएगा, इससे दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्टेड होगा, कैश अकाउंट। कैश इज अ रियल अकाउंट एंड ड्राइंग इज अ पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपको याद रखना, ड्राइंग रिप्रेजेंट कर रही है ओनर को, मैंने वो लिख दिया ओनर, ठीक है। ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रही है सर, ड्राइंग रिप्रेजेंट कर रही है ओनर को। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, है ना। तो जब ओनर ने पैसे विड्रॉ किया, तो ओनर रिसीव कर रहा होगा पैसे, ठीक है। एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर के रूल्स हमको ओनर को डेबिट करना चाहिए, लेकिन दिस टाइम इंस्टेड ऑफ ओपनिंग ओनर अकाउंट हमने कौन सा अकाउंट ओपन किया, ड्राइंग। तो हम क्या करेंगे, हम ओनर को डेबिट ना करके ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। तुम जानते हैं ओनर ने जो भी पैसे निकाले उसके लिए हम ड्राइंग अकाउंट ओपन करते हैं, और ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट करती है, ओनर को, क्योंकि ओनर जब भी पैसे निकालेंगे तभी ड्राइंग कहेंगे। इसके अलावा ओनर के अलावा अगर किसी ने बिजनेस से पैसा निकाले तो उसको ड्राइंग नहीं कहेंगे। ओनर के अलावा किसी और ने बिजनेस से पैसे निकाले तो हम उसको ड्राइंग कह सकते नहीं है, ठीक है। तो ओनर ने पैसा विड्रॉ किया तो आप उसको क्या कह दोगे, आप उसको ड्राइंग कह दोगे, ठीक है। तो ओनर रिसीव कर रहा पैसे, तो डेबिट द रिसीवर के रूल से ओनर को डेबिट करना था, लेकिन हमने ओनर की जगह क्योंकि ड्राइंग अकाउंट ओपन किया, इसने हमने क्या किया, हमने ड्राइंग को डेबिट कर दिया। दूसरा, कैश रियल अकाउंट है और बिजनेस से जा रहा है, रियल का रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के रूल से हमने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो सर, ड्राइंग के लिए एंट्री पास करते हो। एंड व्हाट विल बी एंट्री फॉर ड्राइंग, योर एंट्री विल बी सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लो जितना पैसा उससे 20,000 विड्रॉ किया तो 20,000 आप आराम से यहाँ पे लिख दोगे। Whenever owner withdraw money from the business, तो what will be entry? Your entry will be drawing account debit to cash account। एंट्री कैसे बन रही है आपको मैंने सिखा दिया। एंट्री को रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना, नहीं तो भूल जाओगे। समझ के एंट्री करो, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि ओनर पैसे विड्रॉ करता है, सेकंड ट्रांजेक्शन। सेवरल टाइम इट मे हैपन दैट ओनर, है ना, ओनर विड्रॉ मनी from business, withdraw money for personal use from बैंक अकाउंट। ओनर ने क्या किया, इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखो, तो इस बार ओनर पैसे कैश में नहीं निकाल रहा है, ओनर पैसे विड्रॉ तो कर रहा है किसके लिए, अपने पर्सनल यूजर्स के, लेकिन कहां से, बैंक से, बिजनेस के बैंक अकाउंट से। तो ठीक है, ओनर पैसे विड्रॉ करेगा तो एक तो ड्राइंग अकाउंट अफेक्टेड होगा ही होगा, और पैसे इस बार कैश में नहीं जा रहे हैं, कहां से निकाल रहा है, बैंक से निकाल रहा है। तो बैंक बैलेंस घट रहेगा, इसलिए बैंक अकाउंट इज अफेक्टेड। तो यू नो इट वेरी वेल दैट ड्राइंग इज अ पर्सनल अकाउंट एंड बैंक इज आल्सो अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ओनर ने निकाला, ड्राइंग किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रही है,
ओनर ने निकाला तो ओनर रिसीव कर रहा होगा, तो एज पर द रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर, हमको ओनर को डेबिट करना था। इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द ओनर हम किसको डेबिट कर देंगे, ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। और बैंक, सर ओनर ने पैसा निकाला तो बैंक पेमेंट कर रहा होगा, एज पर रूल ऑफ क्रेडिट द गिवर हम बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और आप बड़े आराम से अपनी एंट्री पास करते हो। अगर ओनर ने पैसा निकाला बैंक से अपने पर्सनल यूज के लिए तो एंट्री क्या हो जाएगी, सर एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, दैट इज ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बट इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग कैश अकाउंट व्हाट विल क्रेडिट, विल क्रेडिट बैंक अकाउंट। हम कैश के जगह बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अवे बाय द सेम फिगर दैट इज 20,000 20,000। होपफुली इट इज क्लियर टू यू ऑल, नो इश्यूज आर देयर। तो हम जल्दी से देखते हैं ट्रीटमेंट और अपना, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सर देखो ध्यान से, ये फर्म है, ठीक है, फर्म को कैपिटल कौन प्रोवाइड करता है, ओनर प्रोवाइड करता है कि नहीं। हु प्रोवाइड कैपिटल टू द फर्म, सर कैपिटल इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द ओनर, है कि नहीं, टू द फर्म, है ना। अगर यही पैसा फर्म ओनर से ना लेके बैंक से लेती या किसी आउटसाइडर से लेती, यही पैसा फर्म बैंक ओनर से ना लेके किसी लेती, बैंक से किसी आउटसाइडर से, तो फर्म्स को क्या कहती, फर्म्स को कहती लोन, है कि नहीं। तो अगर फर्म ने लोन लिया होता बैंक से या किसी आउटसाइडर से, तो फर्म को रेगुलर बेसिस पे इस लोन पे इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता। मानोगे नहीं मानोगे भाई, अगर आप बैंक से लोन लोगे तो उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे ना बैंक को। सेम इज द केस, अगर ये कैपिटल जैसे ओनर ने बिजनेस को दिया, अगर यही पैसा फर्म ओनर से ना लेके किसी आउटसाइडर से ले लेती, बैंक से ले लेती या क्रेडिटर किसी से ले लेती, ठीक है पैसा, तो फर्म को रेगुलर बेसिस पे इस लोन पे इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता। इसी ग्राउंड पे कई बार पार्टनर भी क्या कहता है, पार्टनर कहता है भैया हमको हमारे कैपिटल में क्या प्रोवाइड करो, आप इंटरेस्ट पे करो। कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि पार्टनर क्या कहता है, पार्टनर कहता है कि मैंने आपको कैपिटल दिया, ओनर कहता है, पार्टनर मतलब ओनर, सॉरी, ओनर क्या कहता है कि मैंने आपको कैपिटल दिया, आप इस कैपिटल को यूज करो, प्रॉफिट अर्न करो, तो मुझे क्या करो, मुझे उस कैपिटल पर रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट पे करो। कई बार ओनर कहता है, और फर्म इस चीज को राजी भी हो जाती है। क्यों, क्योंकि फर्म ने अगर अमाउंट ओनर से ना लेके आउटसाइडर्स दिया तो उस पर इंटरेस्ट का पेमेंट करती ही करती, तो फर्म कहती है ठीक है आपने कैपिटल प्रोवाइड किया, हम आपके कैपिटल को यूज कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आपको रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट का पेमेंट भी करेंगे। दैट इज ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कई बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी अराइज करता है। लेकिन आपको एक चीज अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है कि हर वो अमाउंट जिसका पेमेंट फर्म ने पार्टनर से कर, इनका बीच का रिलेशन बड़ा खतरनाक सा है, और कैसे गवर्न होता है, कैपिटल के थ्रू गवर्न होता है, ठीक है। फर्म और ओनर के बीच का रिलेशन कैसे गवर्न होता है, कैपिटल से। मतलब अगर फर्म ने कोई अमाउंट चार्ज करना है तो चार्ज कैपिटल को अफेक्ट करके करेगी, अगर फर्म ने कोई अमाउंट ओनर को करना है तो कैपिटल को अफेक्ट करके करेगी। ध्यान से देखो, ओनर ने मान लो 1 लाख रुपए कैपिटल दिया था फर्म को, और फर्म ने क्या करना, मान लो इंटरेस्ट देना कितना, 2,000 रुपए, मान लो कोई फिगर रख सकता है, 2,000 रख लिया, ठीक है। अब अगर फर्म ने ओनर को इंटरेस्ट देना है तो एक ऑप्शन क्या, कैश में दे दे, कैश उठा के इनको दे दे, ठीक है। लेकिन फर्म कोई भी पेमेंट ओनर को कैश में नहीं करती। फर्म क्या कहती है ओनर को, ध्यान देखना, फर्म और ओनर राजी भी होगा, फर्म कहती है ओनर को भैया तुम्हारा 1 लाख रुपए मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने तुमको 2,000 रुपये और देना है बाई ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम आपको कैश में देंगे, आपके कैपिटल को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तुम्हारा ऑलरेडी 1 लाख रुपये मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे 1 लाख रुपये तुम्हें रिफंड करना ही करना है, 2,000 रुपये मुझे और देना तुमको क्या के लिए, इंटरेस्ट के लिए, तो 2,000 रुपये तुमको कैश बना देके क्या करते हैं, हम तुम्हारे कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं 2,000 रुपये से। ओनर राजी होगा कि नहीं होगा, ओनर राजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओनर को इस वक्त कैश में अमाउंट नहीं मिल रहा है, उसका कैपिटल क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। होपफुली क्लियर है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर इंटरेस्ट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द फर्म टू द ओनर, तो फर्म विल नॉट मेक द पेमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट इन कैश बेसिस। तो हाउ द फर्म विल मेक द पेमेंट, फर्म विल मेक द पेमेंट बाय इंक्रीजिंग द बैलेंस ऑफ कैपिटल, कैपिटल को इंक्रीज करके, ठीक है। तो जब फर्म क्या करती है, जब फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करती ना, तो 2 अकाउंट्स आर बीइंग अफेक्टेड फ्रॉम द फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो फर्म में कैपिटल नाम की लायबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, फर्म को इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट करना पड़ रहा है, जो क्या फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा दूसरा अकाउंट अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो जब फर्म क्या करती है, कैपिटल पे इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे करेगी, कैश में कभी नहीं करेगी फर्म, कैसे करेगी, कैपिटल को बढ़ा के कर देगी। तुमको समझ आ रहा है, कैपिटल को बढ़ा देगी,
ठीक है भैया, मेरे पास 1 लाख रुपये ऑलरेडी पार्टनर का पड़ा हुआ है, उसको 2,000 रुपये देना है, तो 2,000 वो कैश पे दे दे। यहाँ क्या कहें कि भैया 1 लाख रुपये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 2,000 और देना है, तो तुम्हारे कैपिटल को 2,000 से बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जब फर्म पे करेगी तो एक तो कैपिटल और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड यू नो इट वेरी वेल दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज आवर नॉमिनल अकाउंट एंड कैपिटल इज आवर पर्सनल अकाउंट। कैपिटल पर्सनल अकाउंट साथ साथ लायबिलिटी भी है, इंटरनल लायबिलिटी है कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को पे करना पड़ रहा है, एक्सपेंस है, एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ रही है ना, लायबिलिटी बढ़ती क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं, इससे हम कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और आप बड़े आराम से अपनी एंट्री पास करते हो, दैट इज व्हाट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दिस इज एंट्री विच विल पास। Hopefully this is clear.